बेटा जैसा आप जानते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है और हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। पहली बात बेटा जो यहाँ पर आपको गौर करने की है, द पॉइंट दैट यू नीड टू बी हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे वो Kp हो चाहे वो Kc हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc changes only with temperature, changes only with temperature। ये प्रॉपर्टी तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है। तो मतलब अगर आपने कोई भी ऐसी रिएक्शन जो अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है और कोई भी फैक्टर आपने चेंज किया, जैसे मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन चेंज की, जैसे आपने वॉल्यूम चेंज कर लिया, जैसे आपने मोल्स चेंज कर लिए, जैसे आपने प्रेशर चेंज कर लिया, अगर आपसे कोई पूछेगा इन सब फैक्टर्स में से अगर कोई चेंज हुआ तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ होगा? वेल द सिंपल आंसर इज नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट सफ़र एनी चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, concentration, moles, etc. But the only factor that can affect or that can change the value of equilibrium constant is temperature, और वही हम पढ़ने वाले हैं। अब बेटा यहाँ पर ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं, दोज रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। देखो बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और बेटा रिएक्शन जो हमारे पास दो किस्म की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड अनदर वन इज बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप पढ़ते भी हो इसको, 9th 10th में भी पढ़ते हो इन चीज़ों को। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वेल ए केमिकल reaction which involves absorption of heat, जिसमें बेटा heat absorb हो जाए, absorption of heat is known as endothermic reaction। एक ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सर ये एक्सोथर्मिक क्या होती है? तो ऐसे ही बेटा आप बोलोगे ए केमिकल रिएक्शन which involves release of heat is known as exothermic reaction, तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब यहाँ पर बेटा हमें पता है कि कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम कहेंगे बेटा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H होता है बेटा ये ग्रेटर देन 0 होता है। और यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा हम कहेंगे जो डेल्टा H एंथैल्पी चेंज होता है ये होता है लेस देन 0, मतलब डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दो पॉइंट्स बेटा ख्याल जब रखेंगे हम, अब हम इस पर इफेक्ट देखेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा वी हैव एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वॉन्ट हॉफ्स इक्वेशन। अब बेटा यहाँ पर ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी थोड़ी सी, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना पड़ेगा और बाद में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वो हम कर सकते हैं। वो क्या है बेटा? वो है इक्वेशन डी ऑफ ln k इक्विलिब्रियम, ठीक है, डी ऑफ ln k इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय बेटा नीचे होता है dt, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय RT²। ये इक्वेशन बेटा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वेयर व्हाट इज दिस डेल्टा H? डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज, ठीक है। वेयर जो बेटा ये डेल्टा H है
डेल्टा एच इज नोन एज एंथैल्पी चेंज। दिस इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है। आर क्या है बेटा? आर इज गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट। ठीक है। T इज टेम्परेचर और K इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो तो हमें पता है बेटा। यहाँ से बेटा हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना होगा। मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ dln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल, इस dt को बेटा उधर ले जाओ, ये बन जाएगा डेल्टा H डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर इंटू बेटा मैं यहाँ पर dt को ले गया। ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे? वी विल इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कैसे? मतलब बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा यहाँ बन जाएगा डेल्टा H डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर इंटू dt। अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें टेम्परेचर को चेंज करना है, तो ध्यान से देखना बेटा मैं कैसे लिखूंगा। आई विल राइट हियर T1, यहाँ पर बेटा मैं लिखूंगा K1, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर T2 और यहाँ पर K2। ठीक है। अब क्या मतलब इसका बेटा? जाहिर सी बात है बेटा, जब टेम्परेचर T1 था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K1 था, और जब टेम्परेचर T2 हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K2 हो गया। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा वेयर K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट जो बेटा इसमें हमारे पास है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं इसको यहाँ से देखूंगा आई विल से, हमें तो बेटा ये पता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होती है? बेटा ये सीधे बराबर होती है x के। ठीक है। और अगर यहाँ पर आपके पास कोई लिमिट हो, जैसे मान लो यहाँ पर x1 हो, यहाँ पर x2 हो, तो आप इसको बोलोगे इंटीग्रेशन तो हो गई x, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक, तो बेटा वही बन जाएगा x2 माइनस x1। क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, आपके पास इंटीग्रेशन किसकी करनी है? इंटीग्रेशन करनी है dln Q इक्विलिब्रियम की। जब बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx आता है, सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx टर्न्स आउट टू बी x। मतलब बेटा एक हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि ये d और ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, ये d और इंटीग्रेशन कट जाएगा और ये बन जाएगा x शॉर्टकट में। सो दिस बिकम्स x। इसी तरीके से बेटा अब हमारे पास जब हम एक्सप्रेशन अपना एनालाइज करेंगे, हमारे पास है dln Q इक्विलिब्रियम। तो बेटा अब x के बदले क्या है हमारे पास? x के बदले हमारे पास ln Q इक्विलिब्रियम है, K इक्विलिब्रियम है। तो बस बेटा यहाँ से मैं क्या कहूँगा? आई विल राइट दिस एज ln K इक्विलिब्रियम। और बेटा इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट्स है बेटा K1 से K2 तक। वो किसके बराबर? अब देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये एंथैल्पी चेंज है ना, दिस फैक्टर, दिस डेल्टा H, ध्यान दीजिएगा बेटा, डेल्टा H चेंजेस विद टेम्परेचर। और इस एजम्पशन को बेटा ध्यान रखिएगा, डेल्टा H चेंजेस विद टेम्परेचर। मतलब बेटा अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना, डेल्टा H का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज। लेकिन यहाँ पर बेटा अगर डेल्टा H कहीं क्या हो गया? चेंज होता रहा, मतलब वेरिएबल है, टेम्परेचर के चेंज होने से अगर डेल्टा H भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो बेटा आप इस डेल्टा H को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर सिर्फ वो चीज़ आएगी जो कांस्टेंट है। अब R तो कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। क्या टी स्क्वायर बाहर आएगा? नहीं बेटा, बिकॉज यहाँ पर dt है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो टेम्परेचर इज वेरिएबल। लेकिन फिर भी बेटा मैं जब यहाँ पर इसको लिखूंगा ना, आई विल राइट दिस एज डेल्टा H डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पर बेटा मैं लिख दूंगा dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक। क्लियर है? अब जहाँ पर बेटा आप देखोगे, सर अभी तो आपने कहा था कि डेल्टा H टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से लेकर T2 तक, तो आपने डेल्टा H को बाहर क्यों निकाला? ये तो वेरिएबल होगा। बट बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने एक एजम्पशन ली है, एज्यूमिंग दैट डेल्टा H remains, assuming that delta H remains constant between temperature T1 and T2, मतलब बेटा यहाँ पर हमने ये एज्यूम करके रखा है कि जो हमारे पास डेल्टा H है
हमने टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज किया बेटा? हमने ये चेंज किया T1 से कहाँ तक चेंज किया? हमने ये किया चेंज T2 तक। ठीक है, हमने कहा जो ये T1 से लेकर T2 हम जाते हैं, इसमें डेल्टा H क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर डेल्टा H को बाहर निकाला। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर T1 से लेकर T2 तक डेल्टा H भी चेंज हो रहा है तो बेटा आप कहोगे दिस डेल्टा H कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल। बट यहाँ पर बेटा हमने एज्यूम क्या कर लिया है? डेल्टा H रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। तो T1 से लेकर T2 तक हमने ये एज्यूम कर लिया कि डेल्टा H कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। चलिए बेटा आप ज़रा यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। पहला वैल्यू बेटा आएगा K2 यानी कि अपर लिमिट, दूसरा आएगा बेटा लोअर लिमिट ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर है डेल्टा H, नीचे आएगा बेटा R। अब बोलिए बेटा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर? सो बेटा इट इज डेफिनेटली 1 माइनस 1 बाई टी। ठीक है, और ये बनेगा बेटा T1 से लेकर T2 तक। अगर आपको बेटा यहाँ से भी रीज़न चाहिए तो आप ऐसे बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स। अब बेटा हमारे पास क्या है? dt बाई टी स्क्वायर, तो बस x की जगह अब t है तो बाकी तो सब बन जाएगा। तो dt बाई टी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? माइनस 1 बाई टी। वही माइनस 1 बाई टी बेटा मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया है। ज़रा बेटा यहाँ से है log m माइनस log n, आई कैन राइट दिस एज ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1। लिख सकता हूँ ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1। ज़रा बेटा ये किसके बराबर है? ये बराबर आ जाएगा डेल्टा H डिवाइडेड बाई R। ठीक है, अब बेटा इसका जो माइनस है वो आप चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो। अंदर क्या बचा? 1 बाई टी। सो बेटा यू विल राइट दिस एज 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। अगर बेटा हमने ये 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 लिख दिया इसको, तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं नेक्स्ट पेज पर भी चला जाऊँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से I can very easily write क्या ln ऑफ, अब बेटा यहाँ से लिख सकते हैं हम K2 डिवाइडेड बाई K1, वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई R। बाहर कौन है बेटा? माइनस। यहाँ पर क्या है? 1 बाई T2, यहाँ पर क्या है? माइनस 1 बाई T1। अब बेटा माइनस को अंदर लीजिए तो ये बनेगा डेल्टा H डिवाइडेड बाई R इंटू, यहाँ 1 है, यहाँ पर बनेगा 1 बाई T1, अब बन जाएगा यहाँ से माइनस 1 बाई T2। तो बेटा ये इक्वेशन ln ऑफ कौन सी? K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर? डेल्टा H डिवाइडेड बाई R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये जो है बेटा ये इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यही है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन इस पूरे टॉपिक की। कौन सी वाली इक्वेशन? बेटा दिस इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन इज बेटा मैंने जैसे आपको कहा भी है, मे बी आपने ये नाम सुना भी हो या नहीं भी सुना हो, दिस इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इसका नाम बेटा फर्स्ट रखूं, इक्वेशन फर्स्ट इज नोन एज वॉन हॉफ्स इक्वेशन। इसी को बेटा बोलते हैं वॉन हॉफ्स इक्वेशन। ठीक है, so what is Van 't Hoff's equation? It is ln of K2 by K1 is equal to delta H by R into 1 by T1 minus 1 by T2। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा? इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेटा पहली चीज़, इफ़ डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी चेंज इज इन लीटर ATM, अगर डेल्टा H का यूनिट बेटा क्या है? लीटर ATM। ठीक, अच्छा लीटर ATM, और लीटर ATM बेटा एनर्जी का भी यूनिट होता है। इफ़ डेल्टा H इज इन लीटर ATM तो बेटा आपको यूज़ जो R का वैल्यू करना होगा वो यूज़ करना होगा 0.0821 लीटर ATM। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा इसी का है वो मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ। इफ़ डेल्टा H इज इन जूल्स, अगर बेटा ये जूल्स में है, यूज़ R इज इक्वल टू 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और लास्ट वाला जो बेटा यहाँ पर है दैट इज
इफ डेल्टा एच इज इन कैलोरीज, अगर बेटा ये किस में है, कैलोरीज में, तो यूज़ R इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये तीन वैल्यूज़ आपको R के जो लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग वॉन हाउस इक्वेशन, वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे बेटा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच गिवन। अगर डेल्टा एच बेटा ग्रेटर देन 0 है तो पहले तो ये पता है एंडोथर्मिक, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा एच का वैल्यू बेटा कैलोरीज में दिया गया है तो R भी 2 यूज़ होगा। अगर वो जूल्स पर केल्विन पर मोल में होगा तो R का वैल्यू 25/3 यानी कि 8.314 होगा। और बेटा अगर हमारे पास क्या है, डेल्टा एच का वैल्यू कैलोरीज में है तो R का वैल्यू बेटा कितना होता है, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। इसका ध्यान रखिएगा। तो R के यूनिट्स कौन से यूज़ करने हैं ये डिपेंड करता है बेटा डेल्टा एच के यूनिट्स क्या है, ठीक। अब देखिए बेटा इधर से हम कैसे निकालेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले बेटा हम केस कंसिडर करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन का। किसका? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उस पर क्या असर पड़ेगा टेम्परेचर चेंज का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो बेटा हमारे पास इफ़ एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, सॉरी इफ़ नहीं मुझे कहना चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट इस एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, हियर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का मतलब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं। अब जैसे ही हम इसका बेटा पहला केस करें, यानी कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर बेटा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, और टेम्परेचर इंक्रीज यानी कि दैट इज जो हमारे पास T2 है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू T1। व्हाट इज T1? इनिशियल टेम्परेचर। व्हाट इज T2? फाइनल टेम्परेचर। दिस एम्प्लॉयज बेटा अगर T2 T1 से बड़ा है तो इसका मतलब बेटा ये जो 1/T2 है, ये जो 1/T2 है बेटा ये छोटा है 1/T1 से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर T2 बड़ा है किससे, T1 से, तो 1/T2 छोटा है किससे, 1/T1 से। नाउ बेटा जस्ट सी दिस, हमारे पास होगा ln ऑफ, यहाँ पर बेटा हमारे पास है K2, यहाँ पर बेटा मेरे पास है K1, बेटा वो बराबर है डेल्टा एच, नीचे वाले साइड से बेटा ये है R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, है ना बेटा, यही इक्वेशन। जस्ट थिंक अबाउट दिस बेटा, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ये जो डेल्टा एच वाली टर्म है ये तो पॉजिटिव है, आर वाली जो टर्म है बेटा ये भी क्या है, पॉजिटिव। डोंट टेल मी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कोई एक नंबर भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो सारा नंबर ही क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ डेल्टा एच क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, आर क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, लेकिन 1/T2 किससे छोटा है, 1/T1 से, तो ये वाली जो सारी टर्म है ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि 1/T2 क्या है, छोटा, तो 1/T1 क्या है, बड़ा, तो बड़े में से छोटा निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। दिस ओवरऑल मीन्स ln ऑफ क्या बेटा, K2 डिवाइडेड बाय K1, ये सारी चीज़ आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अगर ये सारी चीज़ पॉजिटिव आई तो हमें एक चीज़ पता है बेटा, क्या पता है, कि अगर किसी भी नंबर के लॉग का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब बेटा वो नंबर ज़रूर 1 से बड़ा है। ज़रा मुझे बताइए यहाँ पर आकर आपको क्या लगा, किस चीज़ का लॉगरिथम, चाहे वो नेचुरल लॉग हो या टू द बेस 10 हो, वो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो बेटा K2/K1। तो अगर K2/K1 का लॉग पॉजिटिव है मतलब बेटा वो K2/K1 क्या है, ग्रेटर देन 1। क्यों? कोई भी वैल्यू जो 1 से बड़ा है अगर आप उसका लॉग लोगे बेटा जाहिर सी बात है उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब बेटा हमारे पास K2/K1 जिसका लॉग अगर हमने लिया ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब बेटा ये K2 डिवाइडेड बाई K1 जो था ये ज़रूर 1 से बड़ा होना चाहिए। अब बताइए बेटा दो नंबर्स का डिवाइड अगर करेंगे तो वो कब 1 से बड़ा आएगा, तो बेटा दिस एम्प्लॉइज K2 इज ग्रेटर देन K1, ठीक है। अब बेटा इसी का दूसरा केस करते हैं। इसका दूसरा केस कौन सा है बेटा, इसका दूसरा केस है इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड मतलब बेटा रिएक्शन एंडोथर्मिक ही है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक ही है, लेकिन हमने उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया।
अगर टेम्परेचर उसका रिड्यूस कर दिया मतलब बेटा T2 इज़ डेफिनेटली लेस देन T1 विच एम्प्लॉइज 1/T2 इज़ ग्रेटर देन 1/T1। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसका मतलब बेटा अब यहाँ देखिए ln ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू बेटा ये बनेगा डेल्टा H डिवाइडेड बाय R इंटू बेटा यहाँ से बनेगा 1/T1 माइनस 1/T2। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारे पास यहाँ से क्या है बेटा, ये जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए बेटा, यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास डेल्टा H डिवाइडेड बाय R है। बेटा हम जानते हैं चूंकि अभी भी हम केस कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो डेल्टा H इज़ पॉजिटिव, R भी बेटा क्या है पॉजिटिव, तो दिस इज अ पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, मतलब बेटा ये दोनों के दोनों क्या आएंगे पॉजिटिव। ये भी बेटा आपके पास पॉजिटिव है और बेटा ये भी आपके पास क्या है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इसकी तरफ नज़र करोगे बेटा, इस वक्त है ना 1/T2 बड़ा और 1/T1 छोटा, इसका मतलब बेटा अगर 1/T2 बड़ा है और 1/T1 छोटा है बेटा, तो इसका मतलब अंदर वाली टर्म हमें क्या आएगी नेगेटिव। दैट एम्प्लॉइज बेटा यहाँ पर जो ln ऑफ K2/K1 आएगा, इसका मतलब बेटा इस केस में ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 डेफिनेटली बेटा दैट इज नेगेटिव। अब लॉग कब किसी चीज़ का नेगेटिव आता है, जब लॉग हम ऐसे नंबर का लें जो 1 से छोटा हो। ज़रा बेटा यहाँ पर हमने लॉग किसका लिया है K2/K1 का, तो इसका मतलब बेटा K2 डिवाइडेड बाय K1 इज लेस देन 1 है कि नहीं, वो 1 से छोटा है। अगर K2/K1 लेस देन 1 है बेटा, दो नंबर्स का डिवीजन कब 1 से छोटा होता है, व्हेन न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। इसका मतलब बेटा K2 इज डेफिनेटली लेस देन K1। अब ध्यान देना बेटा, इन दोनों फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना है आपको। जब हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ध्यान रखिएगा, जब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बेटा हमें आया K2 इज ग्रेटर देन K1, और जब उसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं हमें आया K2 इज लेस देन K1। ज़रा बेटा सोचो, अगर मैं आपसे कहूँगा कि A गोज़ टू B, ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये हमारे पास क्या है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस एंडोथर्मिक रिएक्शन का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इस एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मान लो कि इसका पहला वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1, पहला वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या, जब हमने टेम्परेचर कितना कर लिया, जब हमने टेम्परेचर कर लिया T1, और ये K2 कब है बेटा, जब हमने टेम्परेचर कर लिया T2 एट टेम्परेचर T2। अब बेटा पहले केस में हमने क्या किया था, T2 बड़ा था एज कंपेयर टू T1, तो हमें एंडोथर्मिक के लिए पहले क्या आया था बेटा, K2 इज ग्रेटर देन K1। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट इज K1? K1 क्या है बेटा, K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, एंड व्हाट इज K2? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। मतलब बेटा पहले केस के साथ रिलेट करने की कोशिश करो, अगर किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, अगर किसी भी एंडोथर्मिक का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो जो पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अब वो चेंज होकर नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा, और नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा है, वो K2। तो पहले में हमें आया था ना K2 इज ग्रेटर देन K1, मतलब रिएक्शन का जो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, बढ़ाने के बाद जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो ज़्यादा आया। अच्छा, अगर बनाने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा आया तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। बिकॉज आप जानते हो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, जनरल में हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। तो अगर बेटा हम सोचें कि पहले हम देख रहे हैं कि K1 टेम्परेचर बढ़ाने से पहले वो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और फिर हम देखें K2 जो किस टेम्परेचर पर है T2, और इस वक्त हमने टेम्परेचर को क्या किया है इंक्रीज, वो बराबर होगा P1 डिवाइडेड बाय R1। अब बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर K1 छोटा है एज कंपेयर टू K2, अगर K1 छोटा है एज कंपेयर टू K2, इसका मतलब
K2 का न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है ना। तो अगर बेटा हम देखें किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा आ जाएगा। और ज़्यादा आने का मतलब क्या है बेटा, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है, दैट डेफिनेटली मीन्स कि रिएक्शन कहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है जहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये बेटा एक ही डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, व्हाट विल वी से, हम कहेंगे बेटा इसमें कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम पहला पॉइंट क्या कहेंगे, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर increases the value of equilibrium constant, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ गया तो इसका मतलब तो बेटा न्यूमरेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर में कौन होते हैं, प्रोडक्ट्स। तो बेटा हम कहेंगे विच मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है इसका मतलब बेटा रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब सोचो बेटा इसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, कम कर दूं। अच्छा यहाँ पर ये भी रब हो गया है, तो यहाँ पर ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1 इज नेगेटिव। तो हाँ नाउ बेटा अगर इसी के लिए आप टेम्परेचर कम कर दोगे फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन when the temperature is decreased, the equilibrium constant also decreases, है ना। तो पहले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, अब टेम्परेचर कम करने के बाद जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो नया वाला पहले वाले से कम हो जाएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिक्रीजेस। अब बेटा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो गया, सोच के देखो, इसका मतलब न्यूमरेटर यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कम हो गई होगी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो गई होगी। दिस मीन्स रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Reaction goes in backward direction. तो बेटा इससे हमें ये पता चला, मैंने आपसे क्लास में भी कहा है कि हमारे लिए कौन सी होती है फेवरेबल डायरेक्शन हमारे पास फॉरवर्ड होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर आपको फेवरेबल डायरेक्शन में ले जाना है यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, आप कहोगे आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। और अगर आपको उसको उल्टे डायरेक्शन में चलाना है तो आप बोलो आप उसका टेम्परेचर कम कर दो, वो फेवरेबल डायरेक्शन में नहीं बल्कि अनफेवरेबल। मतलब बेटा अब अनफेवरेबल का मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आती है और जब हम टेम्परेचर घटाते हैं तो रिएक्शन चली जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा हम यहाँ पर दूसरा केस अपना करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर केस किया ना एंडोथर्मिक, वहीं पर बेटा अब हम केस एक और करेंगे, दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर बेटा अब आपके पास बहुत आसानी हो जाएगी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा हम जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होता है, लेस देन ज़ीरो। क्या होता है, लेस देन ज़ीरो होता है। तो बेटा अब ज़रा देखिए पहला केस इसमें क्या आएगा, इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें दैट मीन्स T2
इज ग्रेटर देन T1। तो T2 अगर ग्रेटर देन T1 है बेटा, इसका मतलब 1/T2 इज लेस देन 1/T1। देयरफॉर बेटा ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1 वो किसके बराबर है? वो बराबर है सर डेल्टा H डिवाइडेड बाई R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, है कि नहीं? ठीक है, तो 1/T1 इज ग्रेटर देन 1/T2। ठीक, यहाँ पर बेटा T2 है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बेटा 1/T2 है ना। अगर ऐसा हो गया बेटा, अब देखिए, चूंकि बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये डेल्टा H क्या होगा बेटा? ये डेल्टा H होगा ना नेगेटिव। R क्या है बेटा? R तो पॉजिटिव है। अब हम जानते हैं कि 1/T2 1/T1 से छोटा है, तो मतलब बेटा ये अंदर वाली टर्म भी क्या आएगी? पॉजिटिव। नाउ सी दिस, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, यानी कि बेटा कौन सा नेगेटिव? ये नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, वो तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव इनटू पॉजिटिव बेटा वो भी नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब बेटा आप यहाँ पर कहोगे ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू व्हाट? ये एक नेगेटिव वैल्यू है, और लॉग कब किसी चीज़ का नेगेटिव होता है? अगर वो नंबर 1 से छोटा हो जाए। सो K2 बाई K1 इज लेस देन 1। अब K2 बाई K1 अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब बेटा K2 छोटा है एज कंपेयर टू K1, है कि नहीं? और अगर बेटा K2 इज लेस देन K1, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स बेटा ऑब्वियस सी बात है, दिस मीन्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो हम क्या कहेंगे? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिड्यूसेस, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिड्यूसेस। और बेटा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इट मीन्स, वो क्या मतलब बेटा? इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स is greater than concentration of products, which means beta reaction goes in backward direction, which means reaction goes in backward direction। ये समझते हो? आई होप यहाँ से ये समझ में आया होगा। और बेटा अगर आप खुद सोचोगे दूसरा केस अगर हम इसका करेंगे, कौन सा दूसरा केस? इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, अगर बेटा हमने टेम्परेचर रिड्यूस किया फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर रिड्यूस किया जाएगा, मतलब बेटा T2 इज लेस देन T1। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स 1/T2 इज ग्रेटर देन 1/T1, 1/T2 इज ग्रेटर देन 1/T1। देयरफॉर बेटा जरा वापस आइए उस वॉन्ट हॉफ्स इक्वेशन पर, ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1, जरा बेटा वो किसके बराबर है? डेल्टा H डिवाइडेड बाई R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आपके पास क्या क्या साइंस हैं? चूंकि बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H तो बेटा ज़रूर नेगेटिव है, ठीक है। R जो बेटा हमारे पास है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अब अंदर वाले साइन का सोचिए बेटा। अब 1/T2 बड़ा है और 1/T1 छोटा, मतलब बेटा आप यहाँ पर छोटे में से बड़ा निकाल रहे हो, साइन ज़रूर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। थिंक अबाउट दिस बेटा, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वो तो नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव बेटा वो पॉजिटिव होता है। मतलब बेटा यहाँ से आप कहोगे ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1, बेटा ये क्या है? पॉजिटिव। अगर ln किसी नंबर का क्या आ जाए? पॉजिटिव, यानी कि नेचुरल लॉग किसी का पॉजिटिव आ जाए बेटा, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वो नंबर ज़रूर 1 से बड़ा है। सो K2 बाई K1 इज ग्रेटर देन 1, और अगर K2 बाई K1 इज ग्रेटर देन 1, दिस एम्प्लॉइज K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 is greater than K1। what does that mean? This means for an exothermic reaction, for an exothermic reaction, जब एक exothermic reaction के लिए, this means for an exothermic reaction when temperature is reduced, when temperature is reduced, concentration of क्या बेटा? concentration of products is greater than concentration of reactants, मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। हम कहेंगे hence
रिएक्शन गोज इन। बेटा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो गई, हम कहेंगे रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आपको पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए कौन सी डायरेक्शन है? फेवरेबल डायरेक्शन है। अब बेटा अगर वो फेवरेबल डायरेक्शन है तो सोच के देखिएगा क्या कि एंडोथर्मिक में फेवरेबल डायरेक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है बेटा एक्सोथर्मिक चूंकि एंडोथर्मिक का रिवर्स है, इनवर्स है, तो बेटा वहाँ पर जो फेवरेबल कंडीशन होगी यहाँ पर उसका उल्टा फेवरेबल कंडीशन होगी। वहाँ पर अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन फेवरेबल डायरेक्शन में जाती है तो एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर को कम करने से रिएक्शन फेवरेबल डायरेक्शन में चली जाती है। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा जो जाते जाते मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट बेटा आपको ध्यान में इसमें रखना पड़ेगा, कौन सा? ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस, सारी डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। मतलब बेटा डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जब हम एक चीज़ को उसके कंपोनेंट्स में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। सो ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक एक्सेप्ट 3 रिएक्शंस के बगैर सारी डिसोसिएशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक है बेटा, मतलब जिनमें हीट देनी पड़ती है। पहली कौन सी है? पहली बेटा ये वाली है, ट्वाइस NO, दिस गिव्स यू N2 + O2। दूसरी कौन सी है बेटा? दूसरी है OF2, सो दिस गिव्स यू O2 + F2। ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस कर लीजिए और यहाँ पर भी ट्वाइस कर लीजिए। और तीसरी भी बेटा हमारे पास है, दैट इज ट्वाइस O3, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3 टाइम्स O2। ये 3 रिएक्शंस बेटा आप देखो यहाँ पर NO टूट रहा है इनटू N2 एंड O2, OF2 टूट रहा है इनटू O2 एंड F2, और O3 बेटा टूट रहा है इनटू ऑक्सीजन। तो बेटा हम क्या कहेंगे, इन तीनों रिएक्शंस का डेल्टा H क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन 0, बिकॉज वी नो ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। सारी डिसोसिएशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं एक्सेप्ट 3, सिर्फ 3 रिएक्शंस बेटा जो आपको दिमाग में रखनी है, ख्याल रखना है, वो ये 3 रिएक्शंस हैं बेटा। ये तीनों रिएक्शंस डिसोसिएशन रिएक्शंस तो हैं, लेकिन क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे फॉर दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के लिए बेटा क्या होगा? डेल्टा H इज लेस देन 0। हालांकि बेटा ये रिएक्शन डिसोसिएशन है तो एंडोथर्मिक होनी चाहिए, बट दीज ऑल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो आई होप बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एंड फ्यूचर में बेटा जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो और भी इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। सो प्लीज़ आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हुआ तो डू शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट क्लास में अब और मिलेंगे।